हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन को पूरा समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ना तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को डीएवी क्लास 6 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आप लोगों को समझाया जाएगा कि कैसे हमारे इस पृथ्वी में जो है मानवता की शुरुआत हुई, कैसे लोग जो है पहले पैदा हुए, जन्म लिए, उसके बाद कैसे लोग डेवलप करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। We do not know the exact place of the origin of mankind. However, evidences indicate that human species may have developed in Africa, as this area has favorable climatic conditions for the evolution of human life. क्या कहा गया यहाँ पर? ये कहा जा रहा है ना कि हमें एग्जैक्ट वो जगह नहीं पता है जहाँ पर से मानवता की शुरुआत हुई, जहाँ पर इंसानों की उत्पत्ति हुई, वो जगह हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन फिर भी कुछ सबूतों से, कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि जो इंसानों की उत्पत्ति हुई है, जहाँ पर से ह्यूमन नेचर डेवलप होना शुरू हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं अफ्रीका के कुछ देश है, वहां पर से लोगों का विकास शुरू हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ है। वहां पर लोग पहले आए होंगे, वहां पर लोगों का जन्म हुआ होगा एंड वहीं पर से लोगों का विकास हुआ होगा। इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन ये है कि अफ्रीका के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, वो ह्यूमन इवोल्यूशन को फेवर करती है। वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो लोगों की उत्पत्ति के लिए, मानव उत्पत्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। इट इज बिलीव्ड दैट लेटर ऑन ह्यूमन स्पीसीज मे हैव वेंडर्ड टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अफ्रीका से लोग जो है घूमते फिरते भटकते हुए एशिया, अमेरिका, इन सारे कॉन्टिनेंट में पहुंचते चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हो रहा है कि अफ्रीका में मानव का विकास हुआ और वहां पर से लोग भटकते हुए, घूमते घूमते अमेरिका, एशिया, इन सारे देशों तक पहुंच पाए हैं। आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली मैन इज बेस्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉसिल्स एंड टूल्स दैट हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहा गया है कि देखिए, जो आदि मानव है ना, उनके बारे में हमें आज तक जो भी जानकारियां मिली है वो किस बेसिस पर मिली है, किस चीज से मिली है? तो वो इस चीज से मिली है जो वो लोग यूज किया करते थे, या फिर जो फॉसिल्स हैं, उनके कंकाल, ये सब जो मिलते हैं, वो क्या चीज यूज करते थे, कहां पर किस प्रकार से रहते थे। तो उन सारी चीजों के बारे में जो जानकारियां है ना, वो हमें उनके फॉसिल से मिल रही होती है। वो जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे उन सारी चीजों से मिल रही होती है। वो जो चीजों को यूज कर रहे होते थे, टूल्स यूज कर रहे होते थे, सामानों को यूज कर रहे होते थे, तो उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर वो कैसे रहे होंगे, कैसे डेवलप किए होंगे। और ये सारी चीजें कैसे मिलती है? तो ये सारी चीजें खुदाई में मिलती है। जब आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो खोदते हैं किसी जगह को, तो वहां पर से कुछ सामानें निकल करके आती है, तो वहां पर से हमें पता चलता है कि आदि मानव का जो जीवन है वो कैसा रहा होगा। मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन। द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड इज नोन एज द स्टोन एज। क्या कहा गया है कि जो भी चीजें हम लोग को मिल रही होती है आदि मानव के समय के, उसमें से ज्यादातर चीजें पत्थर के बने हुए होते हैं। और यहाँ पर से स्टोन एज की बात करी जाती है कि वो लोग जो पहले पत्थर से सारे कामों को किया करते थे, पत्थर के सामानों को बनाया करते थे एंड उसका यूज किया करते थे ना, वो स्टोन एज के लोग हैं। ओके, तो उनको कहाँ पे कहा जाता है? उनको स्टोन एज के अंदर कहा जाता है। द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड इज नोन एज द स्टोन एज। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। देखिए, एक ऐसा समय ना जब स्टोन के टूल्स को यूज किया जाता था, मतलब पत्थर से बने हुए औजारों को जब यूज किया जाता था, तो उस पूरे समय को, उस पूरे काल को ना स्टोन एज के रूप में कहा गया है। और ये जो स्टोन एज है, इसके 3 मेन फेज थे। तो कौन कौन से मेन फेज थे? पहला हो गया पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, दूसरा मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। तो यहाँ पर ना 3 फेजेस थे, यानी कि पहले कुछ लोग रहे होंगे जो कि ओल्ड स्टोन एज के अंदर आते होंगे, वो कुछ अलग टाइप की चीजों को यूज करते होंगे, फिर हल्का से इवोल्यूशन हुआ होगा, तो आगे आने वाले जो लोग होंगे वो किसी दूसरे टाइप के चीजों को यूज करते होंगे। फिर तीसरा जो सबसे यंगेस्ट ओल्ड स्टोन एज का पार्ट है, उसके बारे में बात किया गया है। डू यू नो? देख लेते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एम्बेडेड इन रॉक्स। क्या बोला गया है? इस चीज को ध्यान से समझिए। जो फॉसिल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये डेड, मरे हुए पेड़ पौधे, मरे हुए इंसान, मरे हुए जानवरों का कुछ कंकाल
बाल ये सब होता है कुछ हिस्सा होता है, उनके शरीर का कुछ अंग ये सब जो है जब दब जाता है, मर जाते हैं वो लोग, तो उन्हें गाड़ा जाता है या फिर वो खुद मिट्टी में ढक जाते हैं जब, तो उनके फॉसिल्स को जब निकाल करके देखा जाता है तो वहां पर से बहुत सारी जानकारियां मिलती है। बस वही चीज यहाँ पे बताया गया कि वो पत्थर में दबे हुए होते हैं, जमीन में दबे हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या बताया गया है कि भारत का कुछ नक्शा दिया गया है एंड इसमें क्या बोला गया है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ स्टोन एज, मतलब कि स्टोन एज के लिए ना यहाँ पर खुदाई ये सब करके जब चीजों को निकाला गया तो कौन कौन से साइट्स का उपयोग किया गया वो चीज यहाँ पर आप लोग को समझाया गया है। तो पहले भारत देश में कुछ दिया गया है एंड कुछ आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साइड में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पैलियोलिथिक एज, मतलब जो सबसे पहला स्टोन एज का जो सबसे पहला फेज था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स एज, इसका क्या मतलब हुआ कि ओल्ड एज के बारे में बात किया जा रहा है। द पेलियोलिथिक मैन प्रिपेयर्ड स्टोन टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ही आल्सो यूज्ड देम फॉर हंटिंग एनिमल्स, चॉपिंग मीट, कटिंग वुड एंड डिगिंग। क्या कहा गया है कि जो पैलियोलिथिक मैन थे ना, पैलियोलिथिक एज के जो आदमी थे वो लोग क्या करते थे कि पत्थरों का औजार बनाते थे एंड उसी से वो खुद को भी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल से बचाते थे, जंगली जानवरों से वो खुद को उन्हीं सारे टूल से बचा रहे होते थे। उसके साथ साथ अगर जानवरों को शिकार करना होता था तो वो उसी की सहायता लेते थे, मीट ये सब काटना होता था तो उसका ही सहायता लेते थे। किसका? वही पत्थर से बने हुए टूल्स का। उसके साथ साथ लकड़ी काटना है, कहीं खुदाई करनी है, तो उन सारी चीजों के लिए ना वो किस चीज का यूज करते थे, उन सारे कामों के लिए वो पत्थर से बने हुए औजारों का यूज किया करते थे। द टूल्स वर नोन एज कोर और फ्लेक टूल्स। देखिए वो जो औजार थे उनको कोक कहा जाता था, कोर कहा जाता था, और नहीं तो उन्हें फ्लेक टूल्स कहा जाता था। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स बाय शार्पनिंग द एजेस। क्या कहा गया है कि जो कोर टूल्स होते थे ना वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे। जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके साइड के हिस्सों को शार्पनिंग किया जाता था, काट ये सब करके, उसके बाद उनको यूज किया जाता था, तो उनको क्या कहा जाता है, कोर टूल्स कहा जाता है। उसके बाद द फ्लेक टूल्स वर फॉर्म्ड व्हेन फ्लेक ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम लार्ज पीस ऑफ स्टोन। देखिए फ्लेक टूल्स कैसे बनाए जाते थे, तो फ्लेक टूल्स जो है ना वो फ्लेक का पहले मतलब होता है ब्रोकन, छोटे छोटे टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े। तो बस वही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि फ्लेक टूल्स को ऐसे बनाया जाता था कि जो बड़े बड़े पत्थरों के जो टुकड़े हुआ करते थे ना उनसे जो हथियार बनते थे, उनसे जो औजार बनते थे उसको कहा जाता था फ्लेक टूल्स। These tools were crude and unpolished. The man of this period was food hunter and gatherer who moved from one place to another in search of food. देखिए ये जो भी टूल्स हुआ करते थे, जो भी औजार लोग बना रहे होते थे ना वो कच्चे हुआ करते थे और लोग उनकी पॉलिशिंग भी नहीं करते थे, वो बिल्कुल अनपॉलिश टाइप के रहते थे। इसके साथ साथ उस समय के जो भी मनुष्य थे वो फूड हंटर थे। इसका क्या मतलब है कि वो शिकार करके खाना खाते थे और उनको संग्रह करके रखते थे। उसके साथ साथ जहां पर खाना उन्हें नहीं मिलता वो उस जगह से मूव करके दूसरे जगह चले जाते, मतलब खाने के लिए ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। एक जगह वो उगा करके नहीं खाते थे, मतलब एक फील्ड लिया वहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर आज के टाइम जैसा कर लिया, नहीं। पहले के टाइम के लोग ये सारी चीजें शुरू में नहीं जानते थे, तो वो शिकार करके खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। आगे क्या बताया गया है, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज व्हेन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर। देखिए ये जो भी मनुष्य थे ना उस काल के, उस समय के मनुष्यों के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि उन्होंने आग का आविष्कार किया था। और कैसे किया था, तो दो पत्थरों के रगड़न से जो आग प्रोड्यूस होता है उसके चलते उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। देखिए आग के चलते उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ ठंडों में ही राहत मिलती थी, ठंडे में वो लोग क्या करते थे, आग जला करके उससे तापते थे, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आग तापने का ही काम करते थे, इसके साथ साथ उन्हें वाइल्ड एनिमल से भी बचने का बहुत अच्छा एक तरीका मिल गया था कि जो जंगली जानवर है उन्हें आग से जला कर वो भगा लेते थे एंड वो जिंदा रह पाते थे। उन पर आक्रमण ये सब करने का कोई भी डर नहीं होता था कि जो जंगली जानवर है वो उन पर आकर के आक्रमण करेंगे, उन्हें इस चीज का डर बिल्कुल भी नहीं रहता था। तो आग से वो दो काम करते थे, पहले तो वो कोल्ड वेदर में बच भी जाते थे ठंडी से, उसके साथ साथ वो जो है वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी आग का यूज किया करते थे। मोरओवर ही वाज एबल टू रोस्ट स्ट्रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर। सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट भीमबेटका, हुंगसी एंड कर्नूल। क्या बोला गया है कि उसके साथ साथ आग का वो यूज इसलिए भी करते थे ताकि जो जानवर को वो लोग खा रहे होते थे, जो मीट मछली ये सब वो लोग खा रहे होते थे, उसको पकाने के भी काम आता था, जिससे वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता था और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता था। और इसके जो कुछ रिमेन्स है इस पीरियड के वो हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो भीमबेटका इंडिया में ही है, उसके साथ साथ हुंगसी और अगला जो जगह है वो है कर्नूल। तो ये सारे जगहों में हम लोगों को उस पीरियड का जो भी वेस्ट है, जो भी रिमेन्स है वो देखने को मिलता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्ली मैन जो है कैसे टूल्स बना रहे होते थे, तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है। Early man used to live in various type of houses like pit houses, caves and open air sites. Archaeologists have found pit houses at Burj Home, present Kashmir region, which were dug into ground with steps leading into them. क्या समझाया गया यहाँ पर? ये कहा गया है कि जो आदि मानव थे ना, वो बहुत तरह के हाउस में, बहुत तरह के घरों में रहते थे। जैसे कि वो गड्ढा खोद करके अंडरग्राउंड हाउस बनाते थे, उसके साथ साथ वो गुफाओं में रहा करते थे, और कुछ नहीं होता था तो वो खुले हवा में रहा करते थे, मतलब ओपन एयर साइट्स बनाते थे और वहां पर रहते थे। और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है, पहले आप लोग आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में समझ लीजिए कि पुराने समय के लोगों के जो भी फिजिकल फीचर्स है, जो भी चीजें वो यूज किया करते थे, जहां पर भी वो रहे करते थे ना, खुदाई पर से जो भी चीजें निकलती है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले, उन सभी सारी चीजों की जांच करने वाले लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये चीज पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि ये जो वर्ड है ये चैप्टर में आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को लगेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट वैसे लोग हैं, वैसे साइंटिस्ट है ना, जो कि पुराने समय के लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, वो कैसे रहा करते थे, वो कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया करते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो लोग जो करते हैं ना, उनको क्या नाम बोलते हैं, उनकी जो जांच करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वैसे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें एक पिट हाउस मिला है बुर्ज होम में, जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में है। आज जो जम्मू कश्मीर हम लोग देखते हैं उसी में जो कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ पर बुर्ज होम में ना उन लोगों को कुछ ऐसे घर दिखे हैं जो नीचे सीढ़ी से बने हुए हैं, नीचे जाने पर वहां पर लोग जो है वो रहे करते थे। ओके, तो वो चीज आप लोग को यहाँ पर समझाया गया है कि छोटे छोटे लोगों ने सीढ़ियां बनाए रखे थे और उससे वो लोग जो है नीचे की तरफ जाते थे, वहां पर रहते थे। Mesolithic age. Meso means middle, hence this age refers to period between Paleolithic age and Neolithic age. क्या समझाया गया कि Mesolithic का क्या मतलब होता है? Meso का मतलब होता है मिडिल। इसका मतलब ये हुआ कि Paleolithic एज के बाद के लोग, उसके बाद रह रहे लोग, या फिर उसके बाद का जो भी पीरियड था, उसके बाद का जो भी समय काल था, और न्योलिथिक से पहले का जो भी समय काल था, वो Mesolithic पीरियड में आता है। एंड वहां पर जो भी लोग रह रहे थे ना, वो हल्के से इंप्रूव्ड वर्जन थे। कहाँ से? Paleolithic एज की तुलना में। ये चीज आगे समझाया गया है। टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इंप्रूव्ड ग्रेजुअली। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस समय के जो भी लोग थे वो पैलियोलिथिक से हल्का इंप्रूव थे, उसमें थोड़ा सा सुधार हम लोग को देखने को मिलता है कि इस समय के जो भी लोग हैं ना, किस समय के, मेसोलिथिक एज के, वो पैलियोलिथिक से अच्छे टूल्स यूज करते थे एंड उनके जीने के तरीकों में भी सुधार देखने को मिला था। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन टू स्टोन टूल्स। ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन्स टू स्टिक्स एंड यूज देम टू हंट एनिमल्स। क्या समझाया गया है कि जो मनुष्य है वो सींगों का इस्तेमाल करने लगे थे, उसके साथ साथ हड्डियों का इस्तेमाल करने लगे थे स्टोन टूल्स के साथ। मतलब स्टोन टूल तो वो यूज करते ही थे, जो पैलियोलिथिक एज में यूज किया जाता था वो अभी भी वो लोग यूज करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जानवरों के सींग ये सब का भी यूज करने लगे थे ताकि अच्छे अच्छे टूल्स बनाए जा सके। उसके साथ साथ वो जो लकड़ी हुआ करते थे, जो स्टिक्स हुआ करते थे, उसमें स्टोन्स को फिक्स करना सीख गए थे, जिसके चलते वो लोग क्या कर पा रहे थे ना कि एनिमल्स को बहुत ही आसानी से हंट कर पा रहे थे। इसका मतलब साथ है कि पैलियोलिथिक एज के तुलना में ये लोग जो भी थे ना वो हल्के से इंप्रूव्ड थे। एंड सिंपल सा बात है कि इवोल्यूशन तो होता ही है, तो इन लोगों में भी सुधार देखने को मिला था। द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ही कंटिन्यूड टू ईट अ वैरायटी ऑफ सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स एंड फिश एज हिज एंसेस्टर्स डिड। क्या समझाया गया है कि जो मेसोलिथिक एज के जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने हट्स यानी कि झोपड़ियां बनाना शुरू करी। और कैसे बनाते थे? तो वो पेड़ों की टहनियों से क्या करते थे, झोपड़ियां बनाते थे, पत्तों ये सब का यूज करके वो झोपड़ियां बनाया करते थे। इसके साथ साथ वो लोग जो थे ना वो और भी बहुत सारी चीजें खाते थे जो उनके पूर्वज खाते थे वैसे ही, जैसे कि कुछ बीज, जैसे कि आपका हो गया बेरीज, ये सब जो है वो लोग वो भी खा रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज देखने को मिला, जो उनके पूर्वज करके गए थे वो उनको भी कंटिन्यू कर रहे थे एंड कुछ नए नए चीजों को डिस्कवर करना भी वो लोग शुरू कर चुके थे। ग्रेजुअली द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर एंड मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्सेस लाइक रिवर एंड लेक्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि धीरे धीरे ये जो भी मनुष्य थे ना वो फूड को उगाने लगे थे, मतलब फूड को बनाने लगे थे। वैसा बनाने वाला क्या है कि खाना, उन्हें कुछ रॉ मटेरियल मिल गया एंड उससे वो लोग जो है खाना बनाना शुरू कर चुके थे। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ हंट करके, जानवरों को हंट करके, शिकार करके खाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय पलटता चला गया एंड अब के जो भी लोग थे मेसोलिथिक एज के, वो खाना बनाने लगे थे, खाना उगाने लगे थे एंड उसे बनाने लगे थे। एंड ही मूव्ड क्लोज टू वाटर रिसोर्सेस लाइक रिवर्स, लेक्स। और धीरे धीरे वो वाटर सोर्सेस की तरफ, जो भी पानी का स्रोत है, उधर धीरे धीरे वो बढ़ने लगे थे। जैसे कि रिवर, कहीं नदी दिखा तो वहां पर अपना सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग उन्होंने किया, वो वहां पर रहने लगे। कहीं पे झील ये सब दिखा तो वहां पर वो लोग अपना जो है
रहने ये सब का जो तौर तरीका है वो उस हिसाब से बदलने लगे। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड्स इन सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसे ही करके धीरे धीरे जो है ना वो खेती की शुरुआत होती है इसी पीरियड में, इसी काल के दौरान लोग खेती करना सीखते हैं और ये चीज़ जानते हैं कि अगर हम लोग जो है बीज को गिराएंगे मिट्टी में तो उससे पेड़ पौधे निकल करके आ जाएंगे। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे क्या करने लगे, खेती बाड़ी की तरफ ध्यान देने लगे और खेती बाड़ी के बारे में जानने लगे। He also started taming animals like cow, goat, sheep and pig that served his needs। क्या बोला गया है कि उन्होंने क्या किया ना, जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, जैसे कि गाय को पालने लगे वो लोग, बकरियों को पालने लगे वो लोग, शिप यानी कि भेड़ ये सब को पालने लगे, सुअर लोग को पालने लगे। इससे क्या हुआ ना कि उनके बहुत सारी ऐसी जरूरतें थी जो कि पूरी हो जाती थी। इट इज सेड दैट डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन। द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन विद द स्किन्स ऑफ एनिमल्स। क्या बोला गया, देखिए कि सबसे पहला जो जानवर उन लोगों के द्वारा पाला गया था वो कुत्ता ही था। मतलब सबसे पहले लोग कुत्ता पाला करते थे एंड धीरे धीरे कर करके वो दूसरे जानवरों को भी पालना शुरू कर चुके थे। एंड ठंडे के समय में खुद को बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि जानवर के जो भी स्किन हुआ करते थे उससे वो लोग खुद को बचाते थे। एनिमल्स को हंट किया, उसका स्किन जो है वो निकाल लिया, लेदर ये सब उससे निकाला एंड उससे खुद को लोग जो है वो बचाया करते थे ताकि उन्हें ठंडी ना लगे और बारिश के समय भी वो उस चीज़ का यूज करते थे। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंघमपुर। देखिए मेसोलिथिक पीरियड का जो रिमेन्स है उसकी जो भी चीज़ें हमें मिल रही होती है वो कहाँ से मिली है आज तक, वो उज्जैन में मिली है, जोरवा में मिली है, चंदौली में मिली है एंड सिंघमपुर में मिली है। तो इन सारे जगहों से मेसोलिथिक एज का प्रमाण मिलता है। वहाँ पर से लोग जानते हैं कि एक ऐसा भी एज रहा होगा जहां पर इस प्रकार के लोग रह रहे होते थे और इस सारी चीजों का यूज किया करते थे। तो आई होप कि आप लोगों को मेसोलिथिक एज भी समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने दो एजेस के बारे में पढ़ा, एक पैलियोलिथिक और दूसरा मेसोलिथिक। अब जो तीसरा आखिरी एज है स्टोन एज के पार्ट का वो है नियोलिथिक, जो कि सबसे न्यू होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नियो मीन्स न्यू। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर्ड न्यू स्टोन टूल्स व्हिच वर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। ही बिकेम अ स्किल्ड टूल मेकर। ही स्टार्टेड पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स। क्या बोला गया है कि नियो का मतलब होता है नया, और इस पीरियड इस काल के दौरान जो मनुष्य थे वो और भी नए नए पत्थर से बने हुए औजार बनाने लगे थे जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा कठोर भी हुआ करते थे। ही बिकम अ स्किल्ड टूल मेकर, मतलब अब जो है ना लोग समय के साथ बदलाव करते चले गए और अब धीरे धीरे अपने पूर्वजों से सीखते हुए अब के जो भी लोग थे, मतलब नियोलिथिक एज के जो भी लोग थे वो बहुत अच्छे से औजार बनाने सीख चुके थे। एक स्किल्ड लेवल की तरह, एक स्किल्ड टूल मेकर की तरह वो लोग बन गए थे। और उसके साथ साथ जो भी औजार वो लोग बनाते थे, जो भी हथियार वो लोग बनाते थे ना, अब उसका पॉलिशिंग भी करने वो लोग सीख गए थे। उसमें कैसे कटाई छटाई अच्छे करके पॉलिश कर सकते हैं, वो सारी चीजों को वो लोग अब समझ चुके थे और जान चुके थे। डू यू नो द लाइफ ऑफ नियोलिथिक पीपल वाज नॉट अ कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकॉज दे वर गुड हंटर्स। दे लर्न टू ऑर्गेनाइज हंटिंग एंड स्टोर फूड फॉर द लॉन्ग विंटर। देखिए नियोलिथिक एज के जो भी लोग थे उन्हें जीने के लिए उतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था क्योंकि वो अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे। वो बहुत नए नए तरह के टूल्स बना लेते थे। लेकिन जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी एनिमल्स से अटैक करना रहता था, कभी और भी अलग अलग परेशानियां उन्हें होती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो लोग नहीं जानते थे, जो कि वो लोगों ने धीरे धीरे डेवलप किया। लेकिन जो नियोलिथिक एज के लोग थे उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें दिक्कत हुई नहीं होगी, उन्हें दिक्कत हुआ होगा। लेकिन फिर भी पैलियोलिथिक एज के लोगों की तुलना में, मेसोलिथिक एज के लोगों की तुलना में उन्हें हल्का सा कम दिक्कत हुआ होगा क्योंकि वो अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी सीख चुके होंगे। बहुत नया नया चीज़ वो अपने भी डेवलप कर चुके होंगे। एंड जैसे कि एनिमल्स को हंट करना है, नए नए टूल्स बनाने हैं, एग्रीकल्चर, ये सब में वो बहुत आगे आ चुके थे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के लोगों की तुलना में। बस वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। उसके साथ साथ हंटिंग कैसे करना है, शिकार कैसे करना है, उसको अच्छे तरीके से कैसे हम लोग अंजाम दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लोग अच्छे से सीख गए थे। एंड कैसे बहुत लंबे समय तक ठंड में, क्योंकि ठंड का जो टाइम होता है उस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो उस टाइम पे लोग कैसे अपना खाना बचा करके रख सकते, कैसे उसका संग्रह करना है, वो सारी चीज़ें वो लोग अच्छे तरीके से समझ चुके थे, सीख चुके थे। His weapons included stone axe, knives, spears, harpoons, wooden bows and stone tipped arrows। देखिए वो जो हथियार बना रहे होते थे ना उस टाइम पे, उस समय के जो भी हथियार थे जो कि धीरे धीरे डेवलप होकर के आगे बढ़े थे, तो उस टाइम के जो भी हथियार थे वो पत्थर
के कुल्हाड़ी थे, मतलब कि कौन कौन से हथियारों के बारे में बताया गया वो समझिएगा कि पत्थर के कुल्हाड़ी का यूज वो लोग करते थे। उसके साथ साथ चाकू हो गया, भाला हो गया, हाथपून हो गया, और वो लोग लकड़ी का तीर बनाया करते थे, लकड़ी का धनुष बनाया करते थे। तो वो सारी चीजों का वो लोग अच्छे से यूज कर रहे थे। उसके साथ साथ अगर हम लोग तीरों की बात करें तो तीर में जो है उनके आगे पत्थर लगा हुआ होता था, स्टोन टिप्ड एरोस, आगे का जो हिस्सा होता है तीर में वो उनका पत्थर लगा होता था। और लकड़ी का धनुष तो वो लोग बना ही रहे थे, तो तीर धनुष को भी वो लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके थे और उससे हंटिंग ये सब का जो काम है वो बहुत ज्यादा इजी हो जा रहा था। द प्लेसेस रिलेटेड टू द न्यूलिथिक एज इन इंडिया बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरंड, दार्जिलिंग, हेडिंग, हल्लूर एंड कोलीवा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझाया गया कि न्यूलिथिक एज से रिलेटेड जो भी चीजें हमें मिल रही होती है ना वो कहाँ पर मिली है, वो हमें बुर्जहोम में मिली है, मेहरगढ़ में मिली है, चिरंड में मिली है, दार्जिलिंग हेडिंग में मिली है, उसके साथ साथ हल्लूर एंड कोलीवा, वो सारी जगह पे हम लोग देखते हैं कि न्यूलिथिक एज के रिमेन्स मिल रहे होते हैं। द न्यूलिथिक मैन स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एक्सेट्रा। इसके साथ साथ ये भी हमें पता चलता है कि न्यूलिथिक एज के जो भी लोग थे ना वो अनाजों को उगाना शुरू कर चुके थे, जैसे कि आपका चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, वो सारी चीजें वो लोग उगाना शुरू कर चुके थे। ही रिगार्डेड अर्थ एज हिज मदर एंड वर्शिप्ड इट, और वो मानते थे कि जो धरती है वो हमारी माँ है एंड उसकी वो लोग पूजा किया करते थे। दे न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। इसके साथ साथ न्यूलिथिक मैन जो है वो इस चीज में बिलीव करते थे कि किसी की मृत्यु होने के बाद उन्हें नया जीवन मिलता है, वो इस चीज को मानते थे। दैट डेड वर ब्यूटेड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स, पॉट्स, टूल्स एक्सेट्रा दैट दे यूज इन देयर लाइफ। वो ये चीज मानते थे कि जो लोग मर गए हैं ना उनके साथ साथ उनके कुछ जरूरत की चीजें जैसे कि घड़ा हो गया और भी कुछ हथियार ये सब जो है वो लोग डाल करके उनको गाड़ा करते थे ताकि मृत्यु के बाद वो लोग उसका यूज कर पाए। मतलब वो लोग मानते थे कि किसी की भी मृत्यु होने के बाद उन्हें नया जीवन मिलता ही है और नए जीवन में उन्हें नई नई चीजों की आवश्यकता होगी। जो जरूरत की चीजें हैं वो लोग ऑलरेडी उनके साथ दफना दिया करते थे ताकि मृत्यु के बाद जब उनका फिर से जन्म होना तो वो उन सारी चीजों का यूज करके आगे बढ़ पाए। दैट डे ये तो हो गया। इट वाज बिलीव दैट दे माइट नीड देम इन अनदर लाइफ। वो ये चीज मानते थे कि उन्हें जो है इन सारी चीजों की आगे चल करके आने वाले जीवन में काम पड़ सकती है। The cultivation of crops and domestication of animals were the important achievements of man of Neolithic age. As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life. देखिए, चूंकि उस समय के जो भी लोग थे वो फसलों की खेती किया करते थे, उसके साथ साथ जानवरों को पालतू बना रहे थे, तो ये जो दोनों चीजें थी ना वो उस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां के रूप में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अब उन्हें खाने की तलाश में बहुत जगह जगह घूमना नहीं पड़ता था। इसके चलते क्या हुआ ना, वो लोग अब एक सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू कर चुके थे। मतलब उन्हें अब खाने की तलाश में बहुत जगह जगह घूमना नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ खाना नहीं मिला कल दूसरे जगह मूव करेंगे, नहीं, ऐसा उन्हें नहीं करना पड़ता था। इसके चलते क्या हुआ, वो लोग अब एक अच्छे जीवन को यापन कर पा रहे थे, अच्छा जीवन यापन उनका जो है वो होने लगा था। The settled life gave birth to institution of family. Due to the availability of time and opportunity, man developed new skills. देखिए, चूंकि लोगों का लाइफ, लोगों का जो जीवन था वो अब सेटल हो चुका था, वो एक ही जगह रह रहे थे, तो इसके चलते क्या हुआ ना, परिवार के रूप में वो लोग रहने लगे। अब वो परिवार के साथ रहने लगे। इसके साथ साथ उनके पास चूंकि समय भी था और अवसर भी था, दोनों का उन्होंने अच्छी तरीके से लाभ उठाया और वो लोग कुछ नए नए स्किल्स सीखने लगे। जैसे क्या क्या वो सीखे वो आपको समझाया गया है। He invented the sickle for cutting crops and grass, एक्सपोर्ट कटिंग ट्रीज एंड ग्राइंडिंग स्टोन टू ग्राइंड द ग्रेन्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि उन्होंने धीरे धीरे क्या किया ना, फसलों को काटने के लिए हसुआ ये सब वो लोग बनाने लगे। उसके साथ साथ उन्होंने कुल्हाड़ी तैयार किया ताकि पेड़ ये सब को काटा जा सके। तो वो सारी चीजें वो लोग जो है वो धीरे धीरे बनाने लगे थे। साथ ही किसी ग्रेन को यानी किसी अनाज को अगर पीसना है तो उसके लिए ग्राइंडिंग स्टोन्स ये सब वो लोग तैयार करने लगे थे। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ निटिंग एंड वीविंग। वो सिलाई बुनाई ये सब का भी काम धीरे धीरे सीखने लगे थे। ही ऑल्सो स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स विद वूल एंड जूट। उसके साथ साथ वो कपड़ा बुनने का भी काम करने लगे थे, जूट ये सब के, वूल ये सब की सहायता से। ही कार्व्ड लिटिल स्टैचूज फ्रॉम आइवोरी एंड बोन। Settled life also initiated religious practices. The most remarkable invention of Neolithic man was the invention of wheel. People used the wheel for making sledges and chariots. They also used the wheel for other activities like spinning and pottery. देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जैसे वो धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ने लगे, उनका लाइफ जो जैसे जैसे सेटल होते चला गया, उससे वो लोग क्या करने लगे ना कि और भी अलग अलग स्टैचू टाइप की चीज़ों को बनाने लगे। उसके साथ साथ वो धर्म को भी मानने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। तो वो सारी चीज़ों
का भी यहीं पर से उत्पत्ति देखने को मिलता है। और न्यूलिथिक एज के लोगों के लिए जो सबसे अच्छा इन्वेंशन था, सबसे बड़ा इन्वेंशन था, वो कहीं ना कहीं चक्का था। मतलब वो लोग जो अब चक्का बना चुके थे और चक्के से वो लोग जो अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो सबसे बड़ा इन्वेंशन न्यूलिथिक एज के लोगों के लिए क्या हुआ, वो था व्हील। पीपल यूज द व्हील फॉर मेकिंग स्लेजेस एंड चैरियट्स। दे आल्सो यूज द व्हील फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक स्पिनिंग एंड पॉटरी। देखिए, चूंकि लोग अब चक्का बना चुके थे तो चक्के से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए रथ ये सब बनाने लगे थे। इसके साथ साथ चक्का का वो यूज इसलिए भी करते थे ताकि वो लोग क्या कर सके, कटाई ये सब का काम कर सके। उसके साथ साथ कुछ मिट्टी का बर्तन ये सब बनाने के लिए भी ना वो लोग क्या करने लगे थे, चक्के का यूज करने लगे थे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पॉटरी। इन द बिगिनिंग द हैंडमेड pots were dried in sun and used. Later on, he learned to bake the clay pots. Baking on fire give luster, strength and durability to the pots. They were decorated with carvings of flowers, leaves, etc. देखिए, न्यूलिथिक एज के जो भी मैन थे, जो भी लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए थे। एंड मिट्टी के बर्तन बनाने की जो जिम्मेदारी है, जो हम लोग श्रेय दे सकते हैं, वो उसी समय के लोगों को दे सकते हैं। पहले वो लोग क्या करते थे कि मिट्टी के बर्तन को बनाते थे एंड धूप में सुखाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते चला गया उन्हें पता चलने लगा कि नहीं, अगर इनको पका देंगे ना आग की भट्टियों में तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा चमक आ जाएगा। तो वो लोग धीरे धीरे वो सारी कामों को भी करने लगे थे, जिससे वो जो घड़े थे, जो पॉट्स जो लोग बनाते थे, उसमें थोड़ी मजबूती देखने को मिली, उसमें थोड़ी चमक देखने को मिली, उसमें सुधार हुआ। तो वो लोग ये सारे कामों को भी करने लगे थे। दे वर डेकोरेटेड विद carvings ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। और उसको लोग किस चीज़ से सजाते थे, तो उसको लोग जो है ना फूलों से, पत्तियों से सजाया करते थे। इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ क्ले पॉट्स इन नील्स दैट मैन डिस्कवर्ड दैट मेटल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सम ओर मेल्ट्स। देखिए, जब लोग ना क्या कर रहे होते हैं, मिट्टी के बर्तन को पका रहे होते थे, तो उसी समय उन लोगों को ये भी पता चला होगा कि जो मेटल है, जो धातु है, वो तभी बनता है जब वो और पिघलता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों से उन्हें पता चला होगा कि कैसे कोई मेटल, कैसे कोई धातु बनता है। इट इज बिलीव दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय द मैन। यानी कि जो सबसे पहला धातु लोगों ने खोजा था वो कौन सा था, वो कॉपर था। तो सबसे पहले उन्हें कॉपर ही मिलता है। Hence, the Stone Age came to an end and the Metal Age began when men started using copper tools in addition to stone tools and implements। देखिए, इसी के चलते क्या हुआ ना कि अब लोगों के जैसे लोगों ने क्या किया, धातु का प्रयोग करना शुरू किया। जब वो धातु के बारे में जानने लगे तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ, स्टोन एज की यहीं पर समाप्ति होती है और फिर मेटल एज का शुरुआत होता है, जहां पर लोगों ने कॉपर टूल्स को यूज करने लगे। जहां पर लोग क्या करने लगे, कॉपर टूल्स का यूज करने लगे, कॉपर से बने हुए बर्तन का यूज करने लगे, उससे बने हथियार का यूज करने लगे। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कॉपर पे ही शिफ्ट कर गए थे, नहीं, वो लोग क्या कर रहे थे कि मिट्टी से बने हुए चीजों को भी यूज कर रहे थे, उसके साथ साथ वो पत्थर से बने हुए चीजों को भी यूज कर रहे थे। लेकिन फिर भी अब मेटल एज की समय आ गया था, क्योंकि अब लोग जो है वो धातु से बने हुए चीजों का भी उपयोग करने लगे थे अच्छे मात्रा में। दिस पीरियड इज नोन एज कैलकोलिथिक पीरियड। इस पीरियड को क्या कहा जाता है, कैलकोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जहां पे कैल्को का क्या मतलब है, कैल्को का मतलब है कॉपर। अब देखिए, हम लोग अपने चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ गए हैं, जो कि लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है, लास्ट पैराग्राफ में यही बोला गया है ना बच्चों कि आप लोग ये चीज जान करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि उस समय यानी कि जो स्टोन एज का पीरियड था, उस समय जो भी लोग यूज कर रहे होते हैं टूल्स ये सब, वो लगभग सभी जगह पे एक ही जैसा था। मतलब विश्व के हर एक कोने में जहां पर भी लोग रह रहे थे ना, वो एक ही जैसा टूल यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे मेटल एज का पीरियड आया, लोग धातु में शिफ्ट होने लगे ना, तो वहां पर हम लोग ये चीज देखने लगे कि लोग जो है अब अलग अलग तरीके का यूज कर रहे हैं। एंड वहां पर एक सबसे बड़ा चीज ये हुआ ना कि बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिली, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला, क्योंकि लोग जो है ना वो अब स्टोन से हट करके मेटल में आ गए थे। एंड अलग अलग जगह पे जहां पर भी लोग मेटल का जिस प्रकार से यूज करना शुरू किए, वहां पर वो आगे बढ़ते चले गए उससे। ऐसा नहीं है कि वो अब स्टोन में ही फिक्स थे, वो धीरे धीरे करके मेटल में आए। एंड मेटल में वो जिन लोगों को जो चीज समझ में आया मेटल से, वो वहां पर से उस चीज को डेवलप करने लगे। लेकिन जब तक पत्थर वाला बात था, स्टोन एज का जब पीरियड था, उस टाइम पे सभी लोग एक ही तरह का टूल्स ये सब बना रहे थे। लेकिन मेटल के आ जाने के बाद लोगों को जैसा दिमाग में आता था, जो भी दिमाग में आता था, वो उस टाइप की चीजों को बनाने लगे थे। एंड वहां पर से लोगों के विकास होने लगा था। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जब मेटल आया ना, उसी समय ये देखा गया कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट जो है, अलग
अलग अलग हिस्से जो है वो आगे निकलते चले गए। मतलब कुछ लोग, वहाँ के लोग, जिस भी जगह के लोग मेटल का सही तरीके से यूज कर पाए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग हथियार बना पाए, अलग अलग चीजों को बना पाए, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जो भी लोग उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पाए वो लोग पीछे रहते चले गए। यही चीज आप लोगों को बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो न्यूलिथिक पीरियड था ना, वो किसी भी सभ्यता के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड था, क्योंकि यहाँ पर लोग जो सीखे, लोग जो बनाना शुरू किए, वो आज भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आकर के आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक एक लाइन डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, एक एक शब्द को मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। तो आप लोग जाकर के उन सारे प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को डीएवी क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।